मैं डॉक्टर संजीव कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए मोहम्मद गोरी, जिसे इतिहास में मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है, ये उसकी उपाधि थी, एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आज गोरी किस प्रदेश का था, कहाँ से आया, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसने राज्य किस तरह से स्थापित किया, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गोरी साम्राज्य का केंद्र उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान था। ये क्षेत्र गोर प्रदेश कहलाता था और यहाँ का शासन करने की वजह से ही महमूद गोरी उसके नाम के साथ जुड़ा। 1155 ईस्वी में गोर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया, उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसलिए उसका नाम इतिहास में जहां सोच यानी विश्व को जलाने वाला इस नाम से पड़ गया। संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यहाँ पर करमाथी मुसलमान शासन कर रहे थे। ये गजनवी के समय भी हमने पढ़ा था कि उस समय भी यहाँ पर करमाथियों का ही शासन था। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ पर मूलराज आदित्य शासन कर रहा था और माउंट आबू के पास युद्ध हुआ था। उसमें मूलराज ने गोरी को पराजित कर दिया। भारत में मोहम्मद गोरी की यह पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में त्रैन के प्रथम युद्ध, जो हरियाणा में थानेश्वर के पास है, पृथ्वीराज चौहान तरते से उसका सामना हुआ। लेकिन इस युद्ध में गोरी परास्त हो गया था और गोरी का इतना अपमान हुआ कि वह अपने इस अपमान को भूल नहीं पाया। इसलिए एक वर्ष बाद पुनः वह राजपूत चौहानों को चुनौती देने के लिए उसी तराइन के मैदान में आ पहुंचा। इसलिए 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में यानी तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने किवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा तथा अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए युद्ध होना था और युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान तरते का सेनापति खांडेराव था, जिसने त्रैन के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। उसके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ। इतिहासकार हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज इस युद्ध में पराजित हो गया था और उसको कैद करके अजमेर ले जाया गया था। उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, लेकिन यह तथ्य सही नहीं पाया गया। तराइन के प्रथम युद्ध में यद्यपि गोरी हार गया था, लेकिन उसने अपने अपमान के बदलने के लिए एक वर्ष तक पूरी सैनिक तैयारियां की थी। लेकिन पृथ्वीराज ने इसका फायदा नहीं उठाया और उसने जो तैयारी की थी उतनी ही पृथ्वीराज चौहान के राज्य में स्थिरता थी। जब एक वर्ष बाद में वो आया था, तब जाकर के पृथ्वीराज चौहान की आंखें खुली। तुरंत उसने एक सेना इकट्ठी की और दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने हुए। लेकिन युद्ध का मैदान गोरी के हाथ लगा। पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि से जैसे तैसे अपने को निकालना उचित समझा और वह भागा। लेकिन सिरसा के पास गोरी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में उसे कैद कर लिया गया और कुछ समय बाद में गोरी ने उसकी हत्या कर दी। अजमेर पर चौहानों का जो राज्य था वो समाप्त हो गया, तब गोरी का राज्य स्थापित हो गया। इसलिए इतिहासकार मिनहाज के अनुसार भी पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा, जो पहले सरस्वती कहलाता था, वहीं पर हुई थी, क्योंकि वहीं पर उसको उसकी हत्या कर दी गई थी। युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था और भारत के अंदर मुसलमानों का प्रवेश ही नहीं बल्कि उनका राज्य भी स्थापित हुआ। गोरी ने अपने राज्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद्र को पराजित किया। जयचंद्र गढ़वाल शासक था। गढ़वाल सिखों पर
भारतीय चिन्ह लक्ष्मी तथा नागरी लिपि को अपनाया था। चंदावर इटावा जिले के में यमुना नदी के पास है। गोरी ने भी इन दोनों चिन्हों को अपने सिक्कों पर अपनाया था। गोरी के आक्रमण के समय कनौज का गहरवाल राज्य उत्तर भारत में सबसे विस्तृत राज्य था। यहाँ यह भी विडंबना रही कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों में दिल्ली पर अधिकार को लेकर के हमेशा दुश्मनी रही। इसलिए जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण किया तो जयचंद ने उसका साथ नहीं दिया, और इसका परिणाम यह निकला कि अगले वर्ष गोरी का शिकार जयचंद को होना पड़ा। कहने का मतलब जो आपसी फूट थी राजपूतों की, इसका फायदा गोरी ने उठाया और एक एक करके इन राजपूत राज्यों को उसने नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ तो कलीमा खुदा हो रहता था तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार भी लिखा रहता था। इन सिक्कों को देहलीवाल सिक्के कहा जाता है। ये देहलीवाल सिक्के भारत में तुर्क साम्राज्य के समय प्रचलित थे। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही जो गोरी का साम्राज्य था वह उनके 3 दासों में विभक्त हुआ। ये दास बड़े महत्वाकांक्षी थे तथा ये सोचते थे कि गोरी की मृत्यु के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य के वे उत्तराधिकारी हैं, यानी हर एक अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन उस समय की व्यवस्था को देखते हुए हुआ ये कि जो उसके दास जिस क्षेत्र में थे वहीं के शासक वो बन के बैठ गए। भारतीय क्षेत्र पर उस समय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वह उसका नायब था, इसलिए यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। इसलिए 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय राज्य को अपनाया तथा उसकी गद्दी पे बैठा। हालांकि उसने गोरी के वंशजों के नाम से शासन चलाया, लेकिन उसने 1206 में गुलाम वंश की नींव भारत में डाली, क्योंकि वह स्वयं गुलाम था। इसलिए इसके बाद कई सौ वर्षों तक शासक या तो गुलाम रहे या उनके माता पिता गुलाम रहे, ऐसे शासक बनते रहे। तो इसलिए खिलजी वंश का जो शासन है उसको गुलाम वंश कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए थे और अजमेर आकर के बस गए थे। इसलिए अजमेर मुसलमानों का एक ऐसा केंद्र बन गया, राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। फखरुद्दीन गाजी व निजामी उरुजी आदि कवि गोरी के दरबार में रहते थे। सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने एकता प्रथा चलाई थी, किंतु इल्तुतमिश ने इस संस्था को पूरी तरह से स्थापित किया था, यानी एक संस्था का रूप इल्तुतमिश ने दिया। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था। पहले गोरी वंश के लोग बौद्ध मतावलंबी थे, लेकिन इन्होंने बाद में इस्लाम को अपना लिया था। 1193 ईस्वी में भारतीय गोरी साम्राज्य की राजधानी दिल्ली बनती है। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को भी राजधानी बनाया था। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर, जो 11वीं सदी में था, को माना जाता है। पृथ्वीराज रासों में इसे दिल्ली या डिल्लिका या डिल्लिस कहा गया था। 1276 ईस्वी के पालम बावली अभिलेख में इसे दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर भी मिलता है। दिल्ली गढ़वालों व चौहानों के बीच सत्ता का केंद्र रहा, यानी इनको प्राप्त करने की कोशिश करते रहे और जिसमें सफल ये चौहान हुए थे। 1206 में गोरी की हत्या सिंधु नदी के तट पर दमेक स्थान पर नमाज पढ़ते समय एक शिया तथा हिंदू खोखर विद्रोहियों ने कर दी थी। आपको ध्यान होगा कि खोखर वही सिंध के जाट थे जिन्होंने गजनी पर भी हमला किया था, और उसकी मृत्यु के साथ ही उनका साम्राज्य उनके 3 प्रमुख दासों येलदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन तीनों ने आपस में बांट लिया था। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था, यानी साम्राज्य विस्तार। इस्लाम का प्रसार उसका गौण उद्देश्य था।
और तीसरा उद्देश्य था धन प्राप्त करना। इसलिए गौरी ने जो भारत की तरफ प्रस्थान किया था तो ये सोचकर किया था कि मेरे साम्राज्य का मैं विस्तार करके भारत तक इसको स्थापित कर दूंगा। गौरी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसका राज्य उसके दासों ने ही आपस में बांटा। एक बार जब मोहम्मद गौरी से पूछा गया था कि आपकी कोई संतान नहीं है, आपकी मृत्यु के बाद आपका साम्राज्य पर अधिकार किसका होगा, तो उसने कहा था कि मेरे ये हजारों जो गुलाम हैं यही मेरे पुत्र हैं, इसलिए मेरी मृत्यु के बाद यही मेरे साम्राज्य का संचालन करेंगे। हुआ भी यही, और भारतीय क्षेत्र पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक ऐसी सत्ता स्थापित की कि उसके बाद ये कई सौ वर्षों तक यानी मुस्लिम सत्ता भारत के अंदर स्थापित रही, और मुसलमानों ने भारत पर यानी मुगलों ने भारत पर राज किया। तब तक मुसलमानों के हाथ में ही दिल्ली का संचालन रहा। धन्यवाद।